नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पीएम मोदी ने देश में तेल गैस संकट को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित में काम नहीं करती है। इस संकट के घड़ी में वह अफवाह फैलाने में लगी है, जबकि सरकार रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि आम लोगों पर इस संकट का असर न पड़े। हमारी पहचान संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से काम करना है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। अब वे भारत के पीएम नहीं है, वे अमेरिका का काम कर रहे हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है, क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एपस्टीन फाइल में है। उनकी बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। सभी किसानों के बैंक खाते में 2 से 2,000 रुपए भेज दिए गए हैं। पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक पात्र किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 18,640 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के बरगाम में यौम-ए-कुद्स के मौके पर हजारों लोगों ने फिलिस्तीन और ईरान के समर्थन में रैली निकाली। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और युवा इस मार्च में शामिल हुए। यौम-ए-कुद्स रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित की गयी। भारत के जहाजरानी मंत्रालय ने ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाजों की जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में 24 और पूर्व में 3 भारतीय जहाज फंसे हैं। इन पर कुल 753 भारतीय नाविक सवार है। वहीं पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक अलग अलग जहाजों पर काम कर रहे हैं। हर भारतीय जहाज पर सरकार की नजर है। वहीं 3 भारतीयों की मौत हुई है और 1 लापता है। रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रोबोटिक सिक्योरिटी ऑफिसर एसी अर्जुन को तैनात किया है। यह फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से अपराधियों की पहचान करता है। इसके डेटाबेस में 10 लाख चेहरों की जानकारी है। संदिग्ध चेहरा सामने आने पर कंट्रोल रूम में अलर्ट भेज देता है। यह हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में ट्रेनों प्लेटफॉर्म की जानकारी भी देता है। अगर यह सफल रहा तो अन्य स्टेशनों पर भी इसे तैनात किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने समर्थन दिया है। यह नोटिस शुक्रवार को संसद के किसी एक सदन में पेश हो सकता है। ऐसे प्रस्ताव के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने बड़ा सामाजिक मुद्दा उठाया। उन्होंने माता पिता के निधन पर बच्चों को 13 दिन के शोक अवकाश की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में ऐसा प्रावधान है। माना जाता है कि ऐसे शोक में इंसान की मानसिक स्थिति भी काम के लायक नहीं होती है। ऐसे में जरूरी है कि सामान्य छुट्टियों से हटकर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में शोक अवकाश का प्रावधान किया जाए। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह राज्य के सभी हिंदुओं को भाजपा से जोड़ेंगे। अगले चुनाव में पार्टी असम में 102 से 103 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कांग्रेस के करीब 30 नेताओं को टिकट देने का भी दावा किया है। शर्मा के इस बयान को राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे चुनावी माहौल गरमाने की संभावना है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। बढ़ते तनाव, आम लोगों की मौत और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने साफ किया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई उनके लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने पेजेशकियान को भरोसा दिलाया कि भारत हमेशा शांति के लिए तैयार है और उनसे बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की अपील की। ईरान की सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की पत्नी मंसूरे खोजस्तेह बाघेरजादे जिंदा है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजराइल अमेरिका के हमलों में उनकी मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने इन खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि वह सुरक्षित है और उनकी मृत्यु से जुड़ी सभी खबरें गलत और अफवाह है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा है। चीन ने तेल गैस संकट की आशंका को देखते हुए घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को रोकने के लिए अहम फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने मार्च महीने में रिफाइंड ऑयल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत गैसोलीन, डीजल और हवाई ईंधन की विदेशों में होने वाली शिपमेंट भी फिलहाल रोक दी गई है। पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपने दूतावास को अमेरिका स्थायी रूप से बंद कर रहा है। इसका ईरान युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप सभी संघीय एजेंसियों में कटौती कर रहे हैं। इसी के तहत पेशावर दूतावास को बंद किया जा रहा है। इससे हर वर्ष $75 लाख की बचत होगी। इसे बंद करने के लिए अमेरिका $30 लाख खर्च करेगा। ईरान समर्थन में प्रदर्शन के कारण अमेरिकी दूतावास अस्थायी रूप से बंद है। अमेरिका से जारी युद्ध के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी दी है। कलीबाफ ने एक्स पर लिखा, अगर ईरानी द्वीपों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से भर जाएगी। ईरान के कई द्वीप रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कार्ग द्वीप प्रमुख निर्यात टर्मिनलों में से एक है। इसके अलावा कुछ द्वीपों पर ईरान के सैन्य अड्डे भी मौजूद है। यूके मीडिया के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई कोमा में है। कहा जा रहा है कि उनका एक पैर कट गया है। उनके पेट लिवर में गंभीर चोट है। यह साफ नहीं है कि जिस दिन अली खामेनेई की मौत हुई उसी दिन वे घायल हुए। इस खबर के कुछ देर बाद ईरानी मीडिया ने मोज्तबा का संदेश जारी किया, जिसमें अमेरिका को चेतावनी दी गई। ब्रिटिश मीडिया ने इस पर तंज कसा कि मोज्तबा ने कोमा में होने के बावजूद यूएस को चेतावनी दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की आलोचना करते हुए उन्हें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कठपुतली बताया है। उन्होंने कहा कि वह बाहर भी नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों में एक टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा गया। ईरानी लोगों के लिए आजाद रास्ते की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन बदलाव उनके हाथ में है। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। जर्जिर इलाके में एक बिल्डिंग पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना में 33 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। कई बिल्डिंग और कारें डैमेज हो गई है। लेबनान भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। इजराइल ने ईरान और लेबनान में फिर हमले तेज किए हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बबेरू में एक गाड़ी को सीधे निशाना बनाया है। अपने हमलों पर आईडीएफ ने कहा बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर का इस्तेमाल इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। हमलों से पहले नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे। एलपीजी की पैनिक बाइंग के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए केंद्र ने देश के सभी राज्यों को इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने गैस बुकिंग ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और डिलीवरी वैन पर पुलिस की निगरानी का आदेश दिया है। तोड़फोड़ और लूटपाट को रोकने के लिए आज से 24 घंटे की मॉनिटरिंग कंट्रोल लाइन शुरू की जा रही है। राज्यों को हर दिन सप्लाई चेन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में काबुल, कंधार, पक्तिका और खोस्त में कई सिविलियन ठिकानों पर बमबारी की है। पाकिस्तानी जेट्स ने काबुल के पुले चरखी इलाके को निशाना बनाया, जहां कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान के कई शहरों में हमले किए गए। कंधार में फ्यूल डिपो पर भी हमला किया गया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने ग्राउंड सोर्स नाम का नया एआई मॉडल बनाया है, जो शहरों में अचानक आने वाली बाढ़ का 24 घंटे पहले अंदाजा लगाता है। जेमिनी की मदद से इसने 150+ देशों में लगभग 2 मिलियन बार की घटनाओं का एनालिसिस किया। रिसर्च और पब्लिक सेफ्टी के लिए यह डेटा गूगल फ्लड हब में उपलब्ध कराया गया है। इसमें उस एरिया का नाम सर्च करना होगा। अगर कोई खतरा होगा तो एक लाल निशान दिखेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से देश में कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले अलग अलग तरह के तेलों के रेट में 1 से 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। सूरजमुखी तेल में 4 रुपए, पाम तेल में 2 रुपए 50 पैसे, मूंगफली तेल में 2 रुपए, सोयाबीन और मार्जरीन तेल में 1 से 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में इस्तेमाल होने वाले लगभग 90% वेजिटेबल ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट किए जाते हैं। ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा
हम ईरान में आतंकी शासन खत्म करेंगे। हमने ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म कर दी है, वायुसेना भी खत्म कर दी है। हमने बड़े ईरानी नेताओं को भी मार गिराया है। मोज्तबा खामेनेई शायद अभी जिंदा है, मोज्तबा खामेनेई शायद घायल है। अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ईरान 47 साल से लोगों की हत्या कर रहा है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने रूसी तेल से पाबंदी हटा दी है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जारी की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस फैसले का मकसद ईरान युद्ध के कारण अस्थिर हुए वैश्विक बाजार को संभालना है। इस फैसले के बाद दुनिया का कोई भी देश रूसी तेल खरीद सकता है। दिल्ली में कर्मचारियों के काम के घंटों की सीमा बढ़ गई है। अब 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकान या प्रतिष्ठान में काम करने वालों को 9 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना होगा। दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 11 मार्च को गैजेट में छाप दिया गया है। इसके साथ ही ये कानून बन गया है। साप्ताहिक काम की सीमा 54 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे कर दी गई है।